आज के इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो है अमेज़न एयर आसमान को नियंत्रित करने की लॉजिस्टिक्स। हाँ, और ये बहुत ही रोमांचक विषय है। बिल्कुल। हमारा आज का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक ने मतलब अपने सामने आए एक बहुत बड़े संकट को न सिर्फ पार किया बल्कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को एक ऐसे विशाल उद्योग में बदल दिया जो आज वैश्विक लॉजिस्टिक्स के पुराने दिग्गजों को कड़ी टक्कर दे रहा है। देखिए, इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु केवल एक कंपनी का विस्तार नहीं है। जब हम इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो ये आपूर्ति श्रृंखला मतलब सप्लाई चेन प्रबंधन की एक मास्टर क्लास की तरह सामने आता है। ये पूरी क्रोनोलॉजी हमें दिखाती है कि कैसे तीसरे पक्ष पर निर्भरता किसी भी व्यापार के लिए घातक हो सकती है। सही कहा। और उस निर्भरता को खत्म करने की जो जिद है वो कैसे पूरे बाजार का अर्थशास्त्र बदल सकती है। चलिए इस पर गहराई से चर्चा करते हैं। अगर हम 1994 में अमेज़न की शुरुआत से देखें तो उनका जो सफर रहा है वो नियंत्रण पाने की एक क्रमिक प्रक्रिया रही है। हाँ बिल्कुल, एक के बाद एक कदम। शुरुआत में उनके पास केवल अपने गोदाम थे। फिर उन्होंने सामान ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कुरियर कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की डिलीवरी वैन खरीदी और सड़कों पर अपना खुद का एक विशाल डिलीवरी नेटवर्क खड़ा कर दिया। लेकिन आसमान अभी भी उनकी पहुंच से दूर था। तो इस दिशा में बढ़ने की क्या आवश्यकता थी? ये आवश्यकता कोई सोची समझी प्रारंभिक रणनीति नहीं थी। अच्छा। बल्कि यह एक बहुत बड़े संकट से उपजी थी। देखिए, सप्लाई चेन की दुनिया में एक सीधा सा सिद्धांत है, जब तक आप पूरी प्रक्रिया के हर एक हिस्से को नियंत्रित नहीं करते तो सिस्टम कमजोर रहता है। बिल्कुल, आपका सिस्टम केवल उतना ही मजबूत होता है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। और अमेज़न के लिए वो सबसे कमजोर कड़ी हवाई परिवहन था और इसकी भारी कीमत उन्हें 2014 में चुकानी पड़ी। 2014 का हॉलिडे सीजन है ना? हाँ, वही। रिटेल की दुनिया में दिसंबर का मतलब है लॉजिस्टिक्स का सबसे बड़ा तनाव। हर कोई जानता है कि इस दौरान आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव होता है। लेकिन अमेज़न जैसी कंपनी जो हमेशा इस तूफान के बिल्कुल केंद्र में रहती है, उसके सिस्टम में अचानक ऐसा क्या टूट गया था? उस साल अमेज़न एक खास उत्पाद को बहुत आक्रामक तरीके से प्रमोट कर रहा था, उनका अपना किंडल डिवाइस। ओहो, किंडल। हाँ, दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक आते आते ये इतना लोकप्रिय हो गया कि 21 दिसंबर 2014 को सियाटल स्थित उनके मुख्य गोदाम में किंडल पूरी तरह से खत्म हो गए। सियाटल में? सियाटल तो अमेज़न का मुख्यालय है, मतलब उनका जन्म स्थान है। बिल्कुल। अपनी ही वेबसाइट पर अपने ही सबसे लोकप्रिय उत्पाद के लिए आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लगाना उनके लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन अमेज़न के पास देश भर में इतने सारे गोदाम हैं, क्या वे किसी और शहर से इन्वेंट्री को सियाटल शिफ्ट नहीं कर सकते थे? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि जब आप इन्वेंट्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पूरी तरह से बाहरी लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स पर निर्भर होते हैं, हाँ। तो संकट के समय आपके पास नियंत्रण शून्य होता है। ट्रकों से सामान मंगाने का समय नहीं था, उन्हें तुरंत हवाई मार्ग की आवश्यकता थी। तो उन्होंने एयरलाइन से बात की होगी? हाँ, उन्होंने अपने सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स फेडेक्स और यूपीएस से संपर्क किया और उनसे अपने विमानों का मार्ग बदलकर किंडल को सिएटल लाने का अनुरोध किया। और उन्हें सीधा इनकार कर दिया गया। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। इतनी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी जो इन कुरियर कंपनियों को हर साल लाखों करोड़ों डॉलर का बिजनेस देती है, उसी वे कंपनियां अचानक से ना कैसे कह सकती हैं? कह सकती हैं क्योंकि क्या उनके पास कोई विशेष अनुबंध या बैकअप योजना नहीं थी? देखिए, समस्या अनुबंध की नहीं थी, समस्या क्षमता की थी। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में फेडेक्स और यूपीएस जैसे नेटवर्क अपनी 100% क्षमता पर चल रहे होते हैं। कोई जगह ही नहीं बची होगी। बिल्कुल, उनके विमान पहले से ही पूरी तरह से बुक थे। उनके पास किसी भी ग्राहक के लिए अपना रूट बदलने या अतिरिक्त कार्गो जोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी, चाहे वो अमेज़न ही क्यों ना हो। बाप रे। अमेज़न को उस दिन एहसास हुआ कि उनके पैसे या रुतबे का कोई मोल नहीं है अगर सिस्टम में भौतिक रूप से जगह ही नहीं है। तो फिर इन्होंने इस आपदा को टाला कैसे? ग्राहकों को तो इससे कोई मतलब नहीं होता कि पीछे लॉजिस्टिक्स में क्या चल रहा है, उन्हें तो बस अपना सामान चाहिए। अपनी साख बचाने के लिए अमेज़न को एक बहुत ही हताश करने वाला और बेहद महंगा कदम उठाना पड़ा। क्या किया उन्होंने? उन्होंने किंडल को सियाटल पहुंचाने के लिए प्राइवेट चार्टर्ड विमान किराए पे लिए। ओहो,
चार्टर्ड प्लेन्स, वो तो बहुत महंगे होते हैं। बहुत महंगे। उन्होंने उस दिन के लिए मांग पूरी कर दी, लेकिन इस एक घटना ने कंपनी के शीर्ष प्रबंधन को ये दिखा दिया कि उनकी अरबों डॉलर की ई-कॉमर्स मशीन पूरे तरह से कुछ बाहरी कंपनियों की दया पर निर्भर है। मतलब चार्टर्ड प्लेन्स का भारी भरकम खर्चा तो उन्होंने एक बार उठा लिया, लेकिन अमेज़न जैसी कंपनी हर साल इस तरह के घाटे और अनिश्चितता के साथ तो काम नहीं कर सकती थी। बिल्कुल नहीं कर सकती थी। तो इस घटना के बाद 2015 में उनकी रणनीति में क्या बदलाव आया? 2015 में अमेज़न ने एक बहुत ही गुप्त लेकिन महत्वाकांक्षा पहल शुरू की। इसे प्रोजेक्ट एरोस्मिथ का नाम दिया गया। प्रोजेक्ट एरोस्मिथ? हाँ, इस प्रोजेक्ट के तहत अमेज़न ने 2 प्रमुख विमानन लीजिंग कंपनियों के साथ एक बड़ा सौदा किया, ATSG और एटलस एयर। इन दोनों के साथ मिलकर उन्होंने 40 कार्गो विमानों को लीज पर लिया। उन्होंने तय कर लिया था कि आसमान में भी उनका अपना नेटवर्क होना चाहिए। लीज पर लेना समझ आता है, लेकिन यहाँ तकनीकी पहलू क्या था? मतलब क्या उन्होंने एक ही तरह के विमानों का बेड़ा तैयार किया या उनकी रणनीति में कुछ और जटिलता थी? उनकी रणनीति बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक थी। उन्होंने 2 मुख्य प्रकार के विमानों का चयन किया। पहला था बोइंग 737, जो कि थोड़े छोटे होते हैं। हाँ, जो एक नैरो बॉडी यानी छोटे आकार का विमान होता है। ये विमान छोटे गोदामों के बीच कम दूरी की तेज और उच्च आवृत्ति वाली घरेलू उड़ानों के लिए एकदम सही होते हैं। और दूसरा था बोइंग 767, जो एक वाइड बॉडी यानी बड़ा विमान है। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मार्गों या देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भारी मात्रा में सामान ले जाने के लिए किया गया। लेकिन देखिए, एक एयरलाइन चलाना केवल विमान किराए पर लेने तक सीमित तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें पायलट्स चाहिए, रखरखाव चाहिए और एविएशन के कड़े नियम होते हैं। क्या अमेज़न रातों रात एक पूरी तरह से काम करने वाली एविएशन कंपनी बनने के लिए तैयार था? यहीं पर तो इस सौदे की सबसे बड़ी खूबी थी। अमेज़न ने केवल विमानों को वेट लीज पर लिया था। वेट लीज, इसका क्या मतलब है? वेट लीज का मतलब ये है कि उड़ानों का संचालन, उनका रूट तय करना और इन्वेंट्री का प्रबंधन पूरी तरह से अमेज़न के नियंत्रण में था। अच्छा। लेकिन विमानों की मरम्मत, उनका रखरखाव और पायलटों की व्यवस्था करने का जो तकनीकी सिरदर्द होता है, वो सब लीजिंग कंपनियों पे छोड़ दिया। एकदम सही। वो सब ATSG और एटलस एयर जैसी लीजिंग कंपनियों पर ही छोड़ दिया गया था। क्या बात है! यानी नियंत्रण पूरा, लेकिन एयरलाइन चलाने के तकनीकी झमेलों से एकदम दूरी। हाँ। और जब इन 40 विमानों पर अमेज़न एयर लिखा गया, तो ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं रह गया। बिल्कुल नहीं। क्योंकि केवल 2 साल बाद उन्होंने $1.5 बिलियन खर्च करके सिनसिनाटी में अपना एक वैश्विक हब स्थापित कर दिया। एक बहुत ही विशाल हब। एक ऐसा हब जिसमें 100 विमानों के खड़े होने और प्रतिदिन 200 से अधिक उड़ानों के टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता थी। सिनसिनाटी का वो हब केवल एक इमारत नहीं थी, वो अमेज़न का बयान था कि अब वे एविएशन क्षेत्र में एक स्थायी और प्रमुख खिलाड़ी बन चुके हैं। बिल्कुल। ये हब एंड स्पोक लॉजिस्टिक्स मॉडल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां से देश भर के सभी छोटे केंद्रों को बड़ी आसानी से जोड़ा जा सकता है। यहाँ ये बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 2020 आते आते पूरी दुनिया कोविड महामारी की चपेट में आ गई थी। जहां एक तरफ जमीन पर सब कुछ रुक गया था, वहीं आसमान में भी सन्नाटा था। विमानन उद्योग के लिए वो दौर किसी प्रलय से कम नहीं था। पूरी दुनिया में एयरलाइंस को भारी नुकसान हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द हो रही थीं। और यात्री विमान तो रेगिस्तानी स्टोरेज यार्ड्स में धूल खा रहे थे। हाँ, एयरलाइंस के लिए वो खड़े हुए विमान एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन गए थे। तो क्या ये अमेज़न के लिए एक पैनिक रिएक्शन का समय नहीं था? जब दुनिया भर की स्थापित एयरलाइंस दिवालिया हो रही थीं, तब एविएशन क्षेत्र में और गहराई तक जाना एक बहुत बड़ा जुआ लगता है। क्या उन्होंने इस मंदी में अपने कदम पीछे नहीं खींचे? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आती है। अमेज़न ने इस वैश्विक संकट में एक ऐसा व्यापारिक अवसर देखा जो शायद ही कभी मिलता है। अवसर? कैसे? जमीन पर देखिए क्या हो रहा था। लॉकडाउन के कारण लोग घरों में थे और ऑनलाइन खरीदारी बहुत बढ़ गई थी। कई गुना बढ़ गई थी। अमेज़न का मुख्य व्यवसाय आसमान छू रहा था और दूसरी तरफ विमानन बाजार में इस्तेमाल किए गए यात्री विमान कौड़ियों के भाव बिक रहे थे। ओहो, तो क्या उन्होंने केवल लीजिंग के मॉडल से आगे बढ़कर सीधे विमान खरीदना शुरू कर दिया? बिल्कुल। जनवरी 2021 में अमेज़न ने विमानन बाजार के सस्ते दौर का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने 11 बोइंग 767 विमान सीधे खरीद लिए। सीधे खरीद लिए? यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव था।
अब Amazon एयर केवल एक ऑपरेटर या लीजिंग पार्टनर नहीं रह गया था, वे आधिकारिक रूप से विमानों के मालिक बन गए थे। और उन्होंने यात्री विमानों को कार्गो में बदल दिया होगा। हाँ, यात्री विमानों को खरीदा गया, उनकी सीटें निकाली गईं और उन्हें कार्गो विमानों में बदल दिया गया। ये तो आपदा में अवसर ढूंढने का सबसे सटीक उदाहरण है। और मैंने स्रोतों में ये भी पढ़ा कि इसके ठीक 2 महीने बाद मार्च 2021 में उन्होंने उसी कंपनी ATSG में एक बड़ी हिस्सेदारी भी खरीद ली, जिससे वे शुरुआत में विमान किराए पर लेते थे। हाँ, ये कदम दिखाता है कि वे अपनी आपूर्ति श्रृंखला के हर उस हिस्से को खरीदना या नियंत्रित करना चाहते हैं जिस पर वो कभी निर्भर थे। ये बहुत बड़ी बात है। और यह सिलसिला सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। 2023 में Amazon एयर ने भारत जैसे विशाल और जटिल बाजार में भी अपनी सेवाएं शुरू कर दी, जो कि उनके वैश्विक विस्तार का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? एक ई-कॉमर्स कंपनी का दुनिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियों में से एक बन जाना हैरान तो करता है, लेकिन क्या इसके पीछे Amazon की कोई बहुत पुरानी आजमाई हुई प्लेबुक काम कर रही है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। अगर हम Amazon के इतिहास का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि Amazon एयर की ये कहानी नई नहीं है। ये ठीक उसी रणनीति का दोहराव है जो उन्होंने एक दशक पहले तकनीक और इंटरनेट की दुनिया में अपनाई थी। आप उस समय की बात कर रही हैं जब Amazon को अपनी वेबसाइट के सर्वर और बुनियादी ढांचे को लेकर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हाँ, 2000 के दशक की शुरुआत में हर बार जब Amazon अपनी वेबसाइट पर कोई नया फीचर जोड़ना चाहता था तो क्या होता था? तो उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का ज्यादातर समय नए भौतिक सर्वर्स को खरीदने, उन्हें इंस्टॉल करने और डेटाबेस को सेट करने में ही बर्बाद हो जाता था। जो कि बहुत धीमी प्रक्रिया है। बहुत धीमी। इस धीमी प्रक्रिया को ठीक करने के लिए Amazon ने एक आंतरिक प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचा तैयार किया। इसे थोड़ा और समझाइए। प्लग एंड प्ले से उनका क्या मतलब था और ये कैसे काम करता था? उन्होंने अपनी टीमों को अलग अलग कर दिया। एक टीम का काम केवल सर्वर्स लगाना, स्टोरेज क्षमता बढ़ाना और कंप्यूटिंग पावर सुनिश्चित करना था। और बाकी टीमें? बाकी सभी टीमों को केवल इस तैयार बुनियादी ढांचे का उपयोग करके नए फीचर्स विकसित करने थे। इससे तो उनका काम बहुत आसान हो गया होगा। इससे उनकी काम करने की गति बहुत तेज हो गई। लेकिन इस समाधान ने एक नई आर्थिक समस्या को जन्म दे दिया। किस तरह की समस्या? क्या ये बुनियादी ढांचा बहुत महंगा साबित हो रहा था? देखिए, Amazon को हॉलिडे सीजन या प्राइम डे जैसी भारी छूट वाले दिनों के ट्रैफिक को संभालने के लिए बहुत सारे सर्वर्स की आवश्यकता होती थी। हाँ, ट्रैफिक एकदम से बढ़ जाता है। लेकिन साल के बाकी दिनों में जब ट्रैफिक सामान्य होता था तो ये महंगे सर्वर्स खाली पड़े रहते थे। उन्होंने इन खाली पड़े सर्वर्स का क्या किया? यहीं पर Amazon ने अपनी उस मास्टर स्ट्रोक रणनीति का उपयोग किया। उन्होंने सोचा कि दुनिया में ऐसी कई कंपनियां और डेवलपर्स होंगे जिन्हें सर्वर स्पेस की जरूरत है, लेकिन वो खुद के महंगे सर्वर नहीं खरीद सकते। बिल्कुल सही। Amazon ने अपने उन खाली सर्वर्स को बाहरी दुनिया को किराए पर देना शुरू कर दिया और इस तरह जन्म हुआ Amazon वेब सर्विसेज का, जिसे आज हम AWS के नाम से जानते हैं। जी हाँ, AWS। ये वाकई एक जबरदस्त कहानी है। आज के समय में AWS ने सॉफ्टवेयर और ऐप बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज शायद ही कोई स्टार्टअप अपने खुद के सर्वर खरीदता है। पूरी दुनिया AWS पर निर्भर है या गूगल क्लाउड या माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पर निर्भर है। और इसमें सबसे हैरान करने वाला तथ्य ये है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज तकनीकी कंपनियों को भी इस बाजार की क्षमता समझने और अपनी क्लाउड सेवाएं शुरू करने में 7 साल लग गए। 7 साल? तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक AWS ने पूरे इंटरनेट पर अपना एक छत्र राज स्थापित कर लिया था। आज AWS Amazon के मुख्य ई-कॉमर्स बिजनेस से भी कहीं ज्यादा लाभदायक है। ये उनके राजस्व का सबसे बड़ा इंजन है। एक मिनट, अगर हम इस AWS मॉडल की तुलना आज के Amazon एयर से करें तो समानताएं एकदम साफ नजर आती हैं। पहले अपनी आंतरिक जरूरत के लिए बुनियादी ढांचा बनाओ, जब वो बहुत बड़ा हो जाए तो उसकी अतिरिक्त क्षमता को बाहरी दुनिया को बेच दो। एकदम सही विश्लेषण। जो रणनीति सर्वर के साथ अपनाई गई वही अब आसमान में विमानों के साथ अपनाई जा रही है। बिल्कुल वैसा ही। 2024 से Amazon एयर ने अपनी कार्गो क्षमता को बाहरी कंपनियों के लिए खोल दिया है। जो नेटवर्क उन्होंने केवल अपने किंडल और ग्राहकों के पार्सल पहुंचाने के लिए बनाया था, वो आज पूरी दुनिया के व्यवसायों के लिए एक सार्वजनिक कार्गो सेवा बन चुका है। और यहाँ एक बहुत बड़ा व्यंग्य छुपा है। कैसा व्यंग्य? आज Amazon एयर
आधिकारिक रूप से बाजार में उतरकर यूपीएस और फेडेक्स जैसी कंपनियों को सीधी टक्कर दे रहा है। हाँ। ये वही लॉजिस्टिक्स कंपनियां हैं जिन्होंने 2014 के उस महत्वपूर्ण क्रिसमस सीजन में अमेज़न के अनुरोध को ठुकरा दिया था। आज अमेज़न उन्हीं के बाजार का एक बड़ा हिस्सा छीन रहा है। इस पूरे गहन विश्लेषण का सार यही है कि अमेज़न की रणनीति का मुख्य आधार अपने आंतरिक खर्चों को मुनाफे के नए केंद्रों में बदल देना है। कॉस्ट सेंटर्स को प्रॉफिट सेंटर्स में बदलना। बिल्कुल। वे अपनी सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए जो भी बुनियादी ढांचा बनाते हैं, अंततः उसी ढांचे को अपना सबसे शक्तिशाली उत्पाद बना देते हैं। श्रोताओं के लिए यहाँ से जो सबसे बड़ी सीख निकल कर आती है वो ये है कि कैसे एक संगठन की सबसे बड़ी कमजोरी भविष्य में एक पूरी तरह से नए उद्योग को जन्म देने का आधार बन सकती है। सही बात है। ये जानकारी महज एक कंपनी के इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे सूचना, तकनीक और रसद यानी लॉजिस्टिक्स पर नियंत्रण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को आकार देता है। जो आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित कर सकता है, वही बाजार के नियम तय करता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? यदि अमेज़न अपनी खुद की लॉजिस्टिक्स और डेटा सर्वर संबंधी आंतरिक समस्याओं को वैश्विक सार्वजनिक उद्योगों जैसे AWS और Amazon Air में बदल सकता है, तो भविष्य में ऐसी कौन सी अन्य आंतरिक व्यावसायिक प्रक्रियाएं हैं जिन पर आज केवल बड़ी कंपनियां बंद दरवाजों के पीछे काम कर रही हैं, लेकिन कल वे पूरी दुनिया के लिए एक नया बाजार बन सकती हैं? सोचने वाली बात है। क्या ये जटिल डेटा एनालिटिक्स होगा? क्या ये मानव संसाधन प्रबंधन होगा? या शायद बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रशिक्षण का बुनियादी ढांचा? आज जो सिर्फ एक कंपनी के भीतर की जरूरत है, संभव है कि कल वो पूरी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस विषय की गहराई तक जाने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।